एवरीवन। हम कर रहे हैं यहाँ पे बीएड फर्स्ट ईयर का जो सेकंड पेपर है हमारा कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, जिसकी हमारी फोर्थ यूनिट चल रही है। तो हमने जो प्रीवियस लेक्चर किए थे उसमें हमने जो अपना टॉपिक शुरू किया था वो था CCE मीन्स कंटिन्यूस एंड कम्प्रीहेंसिव इवेल्युएशन। तो हम आज इसको आगे शुरू करने से पहले थोड़ा सा इस पर दोबारा से ध्यान देते हैं कि कंटिन्यूस एंड कम्प्रीहेंसिवेशन जो इवेल्युएशन है वो होती क्या है। जैसे हम सबको पता है कि जो मूल्यांकन है वो हमारी जो शिक्षण पद्धति है उसका एक अभिन्न अंग है। हमें अपने स्टूडेंट्स की वैल्यूएशन करने के लिए कुछ टेक्निक्स और टूल्स का यूज करना पड़ता है। उसी के बेसिस पर हम यह तय करते हैं कि हम जो बच्चे को पढ़ा रहे हैं, जो बच्चे की टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल रही है, कितना उसमें से उसको समझ आ रहा है। अगर उसको सही से समझ नहीं आ रहा तो किस टेक्निक की मदद से हम उसको अच्छे से समझा सकते हैं। तो ये जो कंटिन्यूस एंड कम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन है, इसका मतलब होता है कि ये निरंतर चलने वाली, मतलब कंटिन्यूस निरंतर चलते रहने वाली, और कम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन इसको व्यापक मूल्यांकन भी कहते हैं, जब समग्र मूल्यांकन भी कहा जाता है हिंदी में। तो निरंतर एंड समग्र जो मूल्यांकन है उसका मतलब है कि बच्चे के शैक्षिक पक्ष के साथ साथ जो सह-शैक्षिक पक्ष होता है, मीन्स उसका एक करिकुलम जो पार्टिकुलर सिलेबस है, उसके साथ साथ जो को करिकुलम एक्टिविटीज है उसके बारे में भी हमें ध्यान रखना पड़ता है, उसकी भी जो वैल्यूएशन है वो करनी पड़ती है। दैट मीन्स की जो स्टूडेंट्स हैं वो गेम्स एंड स्पोर्ट्स की एक्टिविटी में कैसे हैं, अगर आप आर्ट की एक्टिविटी करवा रहे हो तो उसमें वो कैसा है, अगर आप उसको कोई और एक्टिविटी स्टडी के अलावा जो जो भी एक्टिविटीज करवाते हैं तो सारी एक्टिविटीज का जो वैल्यूएशन है वो करना होता है। इसका मेन पर्पस क्या होता है, जो निरंतर एवं समग्र मूल्यांकन है, इसका मतलब होता है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास किया जाए, बच्चे की ऑलराउंड जो डेवलपमेंट है वो होनी चाहिए, कि बच्चा शैक्षिक जो उसकी एक्टिविटीज हैं उसके साथ साथ जो उसकी को करिकुलम एक्टिविटीज हैं उसमें भी बच्चे की जो परफॉर्मेंस है वो अच्छे से बनी रहे। तो पिछले लेक्चर में हमने इसके एम्स की बात कर ली है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की, फिर हमने इसके नीड एंड इम्पोर्टेंस की बात की कि जो कंटिन्यूस एंड कम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन है हमारे टीचिंग सिस्टम में या फिर हमारे एजुकेशन सिस्टम में इसकी क्या नीड है और क्या इम्पोर्टेंस है। तो चलो आज के लेक्चर में करेंगे इसकी मेरिट और डीमेरिट्स की बात करेंगे कि हमारी जो नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी है 1986 उसने सुजेस्ट किया था कि हर एक कॉलेज और स्कूल इवन कि यूनिवर्सिटी लेवल तक जो आपकी इवैल्यूएशन सिस्टम है वो CCE के तहत होना चाहिए। तो अब बात करेंगे हम कि इसको इतना सुजेस्ट किया जा रहा है तो इसकी कोई ना कोई जो मेरिट्स है वो होंगे, एडवांटेजेस होंगे, तभी इसको सुजेस्ट किया जा रहा है। तो हम यहाँ पे शुरू करते हैं मेरिट्स की बात। मेरिट्स ऑफ कंटिन्यूस एंड कम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन CCE की क्या गुण है इसके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की। जो हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसकी जो वास्तविक जो चित्र है वो ये पेश करती है, रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। सबसे फर्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, रियलिस्टिक पिक्चर of teaching learning process। जो हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, जो हमारा शिक्षण अधिगम प्रोसेस है, उसकी जो रियल तस्वीर है, जो रियलिस्टिक पिक्चर है वो यहाँ पे पेश की जाती है। जो वास्तविक तस्वीर है, रियल टीचिंग की जो वास्तविक तस्वीर है वो इसके द्वारा पेश की जाती है, क्योंकि ये क्या है, ये कंटिन्यूस चलने वाली प्रोसेस है। ये हम जैसे सिलेबस करवाते जाते हैं, मोस्टली क्या होता है कि जो सिलेबस है वो भी क्या इकाइयों में बांट के करवाना होता है। तो जैसे जैसे इकाई पूरी हो जाती है हम बच्चे का उसी हिसाब से जो टेस्ट है वो लेते हैं, उस टेस्ट के अकॉर्डिंग हम बच्चे की जो इवैल्यूएशन करते हैं कि बच्चे को जो क्लास में करवाया जा रहा है, जो सिलेबस करवाया जा रहा है वो कितना उसको समझ में आ रहा है। या फिर टेक्निक मेथड की बात करते हैं हम, जो टेक्निक्स या मेथड्स टूल्स यूज किए जा रहे हैं वो बच्चे को किस हद तक वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में कामयाब हो रहे हैं। तो ये
इवैल्यूएशन रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, मतलब उसकी जो अधिगम की जो वास्तविक तस्वीर है वो हमारे सामने प्रस्तुत करता है। आगे हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस इन द स्टूडेंट। डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस इन द स्टूडेंट्स में सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करता है, मीन्स कि जब उनकी जो इवैल्यूएशन की जो प्रोसेस उनकी कंटिन्यूसली और व्यापक रूप में चलती रहती है, तो बच्चे में हम कह सकते हैं कि बहुत सारे जो चेंजेस आते हैं वो आते हैं, वो अपनी पढ़ाई को लेकर आते हैं, वो अपने बिहेवियर को लेकर आते हैं। तो जो मैक्सिमम चेंजेस होते हैं वो बच्चे को सेल्फ कॉन्फिडेंस की तरफ लेके जाते हैं। तो बच्चे का सेल्फ जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने में ये तकनीक बच्चे की बहुत ही ज्यादा जो मदद है वो करती है। इसके द्वारा बच्चों में आत्मविश्वास का संचार किया जाता है, क्योंकि बच्चों का जो बिहेवियर चेंज होता है जब फिर उसका स्टडी को लेकर कुछ चेंज होता है, वो हमेशा क्या कहता है, हमेशा ये माना जाता है कि वो पॉजिटिव वे में हो रहा है। जब कोई चेंज आपका पॉजिटिव वे में हो रहा है तो दैट मीन्स कि आपका जो कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट हो रहा है, तो ये बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट करने में हेल्प करता है। आगे हम बात करते हैं रिडक्शन ऑफ वर्क ऑफ द स्टूडेंट। रिडक्शन ऑन वर्क, रिडक्शन ऑफ वर्क ऑफ स्टूडेंट, जो स्टूडेंट के काम है तो रिडक्शन उनमें जो कमी लाता है उसको कट करता है। मूल्यांकन की इस पद्धति के द्वारा जो छात्रों के भार को, जो कार्यभार को कम किया जा सकता है, ताकि उन पर जो पढ़ाई का बोझ है वो ज्यादा ना रहे, क्योंकि इसमें जो स्टूडेंट का इवैल्यूएशन है वो टाइम टू टाइम होता रहता है। हमने जितना सिलेबस करवा लिया उसकी जो इवैल्यूएशन होगी, या जो भी एक्टिविटीज करवाई है उसका साथ के साथ उसको इवैल्यूएट किया गया। कई बार क्या होता है कि हम पूरा साल एक्टिविटीज करवाते रहते हैं और साल के एंड पर क्या उसको इवैल्यूएट करते हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को हमेशा एक ये लगा रहता है कि कहीं किसी एक्टिविटी में कोई गड़बड़ ना हो जाए। जब स्टूडेंट को साथ ही साथ इवैल्यूएट किया जाता है तो क्या है, उसके लिए जो इवैल्यूएशन मेथड है वो भी इजी हो जाता है, क्योंकि साल भर का जो बर्डन भी काफी हो जाता है और बच्चे पर प्रेशर हो जाता है। तो ये क्या करती है, बच्चों के जो वर्क में रिडक्शन का काम करती है, क्योंकि जो सिलेबस होता है वो जितनी यूनिट्स का होगा उसी यूनिट के हिसाब से बच्चों का जो टेस्ट है वो ले लिया गया। आगे हम बात करते हैं इंटरेक्शन बिटवीन स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। इंटरेक्शन, interaction between students and teachers। ये स्टूडेंट्स और अध्यापकों के बीच मेलजोल को बढ़ाती है, उनका मेलजोल करवाती है। तथ्य और जो समग्र मूल्यांकन है उसके द्वारा छात्रों एवं शिक्षकों के बीच नई मेलजोल की जो परिस्थितियां हैं उसको पैदा किया जा सकता है। मूल्यांकन की विभिन्न क्रियाओं में विभिन्न शिक्षकों एवं छात्रों को मिलजुल कर काम करना पड़ता है, मिलजुल कर काम करना पड़ता है, क्योंकि जो इवैल्यूएशन होता है वो सारे स्टूडेंट्स का होता है और वो टीचर्स द्वारा किया जाता है। तो समय समय पर इवैल्यूएशन करना होता है, तो हर समय क्या होता है, जो टीचर और स्टूडेंट्स का आपसी जो इंटरेक्शन है, आपसी जो मेलभाव है वहां पे वो बना रहता है। आगे हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ गुड हैबिट्स, गुड स्टडी हैबिट्स अमंग द स्टूडेंट्स। डेवलपमेंट ऑफ good study habits among students, कि विद्यार्थियों में जो आपकी स्टडी की अच्छी आदतें विकसित करना। जैसे नाम से ही पता है कि कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन है, तो कंटिन्यूअस जब इवैल्यूएशन होती है तो उसमें बच्चे क्या करते हैं, अपनी पढ़ाई है जो कंटिन्यू रखते हैं, अपनी जो अदर एक्टिविटीज की पार्टिसिपेट करना होता है तो वो भी कंटिन्यूटी में रखते हैं, जिसके कारण क्या होता है उसकी गुड हैबिट बन जाती है, स्टडी हैबिट, गुड स्टडी हैबिट, कि उनका जो सारा साल पढ़ते रहना।
जो इवैल्यूएशन होता था कि साल के अंत में एक बार होता है, तो उसमें बच्चे क्या करते थे, लास्ट के टाइम में ज्यादा पढ़ाई पे जोर देते थे, जो बाकी टाइम उसको इग्नोर करते थे। लेकिन कंटिन्यूस इवैल्यूएशन में बच्चे को साथ ही साथ वो अपनी पढ़ाई है जारी रखता है, साथ ही साथ जो अपने कंसेप्ट है वो क्लियर करता रहता है। आगे हम बात करते हैं हेल्पफुल इन द सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट, कोर्स एंड कैरियर। हेल्पफुल in the selection of subjects, course and career। कि किसी भी स्टूडेंट को जब उसने अपनी स्टडी के लिए सब्जेक्ट सिलेक्ट करने होते हैं, या फिर उसने कोई कोर्स सिलेक्ट करना होता है, या फिर उसने जब वो कैरियर के लिए कुछ सोचता है, तो ये इवैल्यूएशन बहुत हेल्पफुल होती है। क्यों, कैसे होती है हेल्पफुल? अब आपको पता है कि ये कंटिन्यूस चलती है और कंप्रीहेंसिव चलती है, तो बच्चे की जो रुचियां हैं, जहाँ पे कमियां हैं, हम बच्चों को बखूबी उस बारे में जान सकते हैं, बच्चों को बता सकते हैं। अगर कोई बच्चा एकेडमिक में अच्छा नहीं है, वो गेम और स्पोर्ट्स में अच्छा है, तो सब्जेक्ट चूज करते समय हम उसको हेल्थ एंड फिजिकल के बारे में बता सकते हैं, हम उसको गेम्स एंड स्पोर्ट्स के बारे में बता सकते हैं। किसी बच्चे का साइंस एंड मैथ बहुत अच्छा है, तो उसी प्रकार से हम उसको स्पोर्ट्स के बारे में बता सकते हैं, उसको मेडिकल लाइन चूज करवा सकते हैं, उसको जो इंजीनियरिंग की लाइन है वो हम चूज करवा सकते हैं। तो जब हमें समय समय पर बच्चों की आवश्यकताओं से पता चलता है, बच्चों की रुचियों का पता चलता है, बच्चों की जरूरतों का पता चलता है, उसके बेसिस पर हम बच्चे की हेल्प कर सकते हैं सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट्स में, सिलेक्शन ऑफ कोर्सेज में और सिलेक्शन ऑफ कैरियर में। तो ताकि बच्चा जो पढ़ रहा है, अगर वो अपना टाइम लगा रहा है, अपनी मनी लगा रहा है, तो वो उसकी वेस्ट ना जाए, बच्चे की इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वो अपनी जॉब कर सके, या फिर अपना जो कैरियर है वो बना सके। तो ये जो सीसीई है वो बच्चे की सिलेक्शन में बहुत ही हेल्प करती है, उसकी माता पिता की हेल्प करती है, साथ साथ टीचर्स की हेल्प करती है, ताकि वो बच्चे को सही समय पर सही तरीके से गाइड कर सके। आगे हम बात करते हैं नॉलेज अबाउट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द स्टूडेंट। बच्चे की कमजोरियां और बच्चे की गुणों के बारे में जो जानकारी मिलती है। नॉलेज अबाउट द स्ट्रेंथ, knowledge about strength, and weakness of the students। कि स्टूडेंट्स के जो गुण हैं और जो कमियां हैं उनके बारे में पता चलता है कि बच्चे कहाँ पे अपने जो एकेडमिक में या अदर एक्टिविटीज में कहाँ पे बच्चे अच्छे हैं, कहाँ पे उनकी कमियां हैं, तो उनकी कमियों को कैसे सुधारा जा सकता है। तो समय रहते यह जानकारी शिक्षकों को पता चल जाती है। जो शिक्षक होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, वो अपने बच्चों की जो कमियां हैं वो सुधारने में प्रयास करते हैं और उन कमियों को सुधारते हैं। साथ साथ इसमें जो पेरेंट्स है उसका भी जो अहम रोल रहता है, उनको भी हम बता सकते हैं बच्चों की कमियों के बारे में, ताकि जो पेरेंट्स हैं वो हमें बच्चों की जो कमियां हैं उसे सुधार कर दूर करने में हमारी जो हेल्प है वो कर सकती हैं। क्योंकि ये कंटिन्यूस चलती रहती है, तो समय रहते ही हमें बच्चे की जो स्ट्रेंथ है, जहाँ पे बच्चे का जो इंटरेस्ट ज्यादा है, या फिर जो स्ट्रॉन्ग बच्चे का एकेडमिक में है, ज्यादा एक्टिविटीज में है, उस बारे में पता चलता रहता है। उसकी वीकनेस का भी पता चलता रहता है साथ साथ में, कि बच्चा स्टडी में कहाँ कमजोर है, या वो अदर एक्टिविटीज में कमजोर है, तो उसी हिसाब से हम आगे बच्चे के लिए जो प्लान करते हैं कि उन कमियों को बच्चों की कैसे सुधारा जा सके। आगे हम बात करेंगे, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, हमारा 8th पॉइंट है, जिसकी हम बात करते हैं मोटिवेशनल वैल्यूज। मोटिवेशनल वैल्यूज मोटिवेट करता है बच्चों को, प्रेरणात्मक जो मूल्य होते हैं वो बच्चों को प्रदान करता है। क्योंकि प्रेरणात्मक कैसे, जब समय समय पर इवैल्यूएशन होता है
तो बच्चे का जो बिहेवियर चेंज होता है, स्टडी के रिगार्डिंग होता है, अपने टीचर्स के रिगार्डिंग होता है, तो जहाँ पे मैक्सिमम उसका जो चेंजेस है वो पॉजिटिव वे में होते हैं। जब पॉजिटिव वे में होते हैं तो वहाँ उनका जो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो बच्चे खुद को भी प्रेरित करते हैं और टीचर भी बच्चों को प्रेरित करने में हेल्प करते हैं। सत्यतम समग्र जो मूल्यांकन है छात्रों को उचित प्रेरणा भी प्रदान करता है, क्योंकि जो ये मूल्यांकन है वो बच्चों की गुणों और उसकी कमियों के बारे में जानकारी देता है और उन कमियों को सुधारने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करता है। आगे हम बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिहेवियरल चेंजेस इन स्टूडेंट्स। आइडेंटिफिकेशन ऑफ behavioral changes in students। ये स्टूडेंट्स के जो बिहेवियर में चेंज आता है उसकी आइडेंटिफिकेशन में हमारी सहायता करता है, क्योंकि जब जैसे जैसे मूल्यांकन होता है बच्चे का, जो मूल्यांकन लगातार चलता रहता है तो उसमें बहुत सारे जो बिहेवियर में बच्चे के चेंज आते हैं। बच्चे में जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस जो बूस्ट होता है, बच्चे को अपनी कमियों का पता चलता है और बच्चे जो अपनी कमियां हैं वो समय रहते सुधारने की कोशिश करते हैं, अपनी कमियों को सुधार कर वो अपनी स्ट्रेंथन में तब्दील कर लेते हैं। तो ये बच्चे के बिहेवियरल चेंजेस के बारे में नोट करने के लिए, क्योंकि वैल्यूएशन में जब बच्चे की फर्स्ट टाइम में वैल्यूएशन हुई है और अगर थर्ड और फिफ्थ टाइम हो रही है तो उसमें जो चेंजेस है वो साफ तौर पे आइडेंटिफाई हो सकता है। आगे हम बात करते हैं हेल्पफुल इन रियलाइजिंग एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। हेल्पफुल इन रियलाइजिंग एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन। ये किसको रियलाइज करता है? रियलाइजिंग जो हमारे एजुकेशन के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव हैं उसको रियलाइज करने में हमारी हेल्प करता है। क्योंकि बार बार मूल्यांकन होने पर जो हमारे एम्स है एजुकेशन देने के, जो ऑब्जेक्टिव्स है उसके बारे में पता चलता है। क्योंकि हम जब कोई भी चीज बच्चों को प्रदान करते हैं एजुकेशन के मामले में तो उसके कुछ एम्स होते हैं, कुछ उसके ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो उसको डिसाइड करता है कि जो एम हम एजुकेशन के बारे में सोचे हैं हमने, जो हम एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड करने जा रहे हैं, जो एम्स रखकर क्या वो एक्चुअल में फुलफिल हो रहे हैं या नहीं। तो ये उन चीजों को हाईलाइट करने के लिए या फिर उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए इवैल्यूएशन बहुत ज्यादा सहायक होती है। जिस तरफ हमें लगता है कि हमारा कोई उद्देश्य अभी अधूरा रह रहा, पूरा नहीं हो रहा, तो उसमें हम वो उद्देश्य जो हमेशा पूरे करने की कोशिश करते हैं। तो उसमें जो भी हमें चेंजेस लाने होते हैं उद्देश्य पूरा करने के लिए, हम उसमें चाहे करिकुलम की बात हो, चाहे टाइम टेबल की बात हो, चाहे टीचिंग मेथड की बात हो, चाहे किसी टूल टेक्निक की बात हो, तो हम उन सब में क्या है चेंजेस ला सकते हैं, ताकि हम जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव प्रदान करना चाहते हैं, जो एजुकेशन से जो एम ऑब्जेक्टिव प्राप्त करना चाहते हैं वो हमें वास्तविक रूप में प्राप्त हो सके। रेमेडियल सजेशन दे सकते हैं हम। रेमेडियल सजेशन में क्या होता है कि शिक्षण जो टीचिंग प्रोसेस में सुधार लाने के लिए हम जो सजेशन है वो इसमें दे सकते हैं। कहाँ पे हमें जो दिक्कत है, रेमेडियल सजेशन फॉर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जहां पे भी आपको लगता है कि वो कमी है तो कंटिन्यूअस कंप्रीहेंसिव इवैल्यूएशन में हमें पता चलती है, तो हम उसको सुधारने में जो हमारी शिक्षण अधिगम में सुधार लाने के जो सुझाव है वो दे सकते हैं। उन कमियों को कैसे दूर करना है इस चीज के बारे में हम बता सकते हैं। प्रमोशन टू रियल लर्निंग, जो वास्तविक अधिगम है उसको प्रोत्साहन देना। प्रमोशन ऑफ रियल लर्निंग, जो
देना, उसको मोटिवेट करना, बच्चों को मोटिवेट करना, सतत एवं समग्र जो मूल्यांकन है उसके द्वारा वास्तविक अधिगम को प्रोत्साहन दिया जा सकता है। यह विधि रट्टा लगाने की प्रवृत्ति को नहीं बल्कि वास्तविक समझ एवं प्रयोग पर बल देती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जब हम बच्चे को किसी चीज का नहीं पता, जो अगर एनुअली जो इवैल्यूएशन किया जाता है तो उसमें बच्चे किसी भी तरीके से काम करने की सोचते हैं कि किसी भी तरीके से हम अपना एग्जाम पूरा करें, जब वो पेपर पूरा करें, टेस्ट पूरा करें। लेकिन इसमें क्या होता है कि यूनिट वाइज इसके टेस्ट वगैरह ले लिए जाते हैं, जहां पे उसको दिक्कत आती है तो उसको अच्छे से समझा दिया जाता है। ये रट्टा लगाने की प्रवृत्ति को इग्नोर करती है, उसको साइड पे रख के, बल्कि जो एक अंडरस्टैंडिंग करने की विधि है, जो समझने का तरीका है, उस पर बल देती है कि जो भी आपने पढ़ना है, जो भी टॉपिक करना, उसको रट्टा लगाने की बजाय उसको समझकर याद किया जाना चाहिए। तो ये थी तो इसकी मेरिट्स की बात, हमने 12 पॉइंट किए हैं इसके मेरिट्स के। आगे हम बात करते हैं इसके डीमेरिट्स की, क्योंकि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर हम इसके अच्छे बातों की बात करते हैं कि इसमें बहुत सारे गुण हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ कमियां पाई जाती हैं, कुछ इसकी लिमिटेशन है वो पाई जाती है। तो अब हम बात करेंगे इसकी लिमिटेशन की, कि जो इसके डीमेरिट्स हैं वो कौन कौन सी हैं, कौन कौन से जो इसके हमें सीमाएं हैं, उस सीमाओं में रहकर हमें इस पे काम करना पड़ता है। तो हम बात करेंगे इसकी डीमेरिट्स ऑफ सीई, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। तो इसकी सबसे पहले हम बात करेंगे जो कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन है, इसमें बायसनेस बाय द टीचर्स हो सकती है, टीचर के द्वारा जो पक्षपात है वो किया जा सकता है। इसके फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम, बायसनेस बाय द टीचर्स। बाय द टीचर्स, क्योंकि इसमें जो सारी इवैल्यूएशन है वो टीचर्स द्वारा की जाती है। तो हर एक क्लास में या हर एक स्कूल में ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स का कोई खास टीचर फेवरेट बन जाता है, या फिर टीचर्स के कुछ स्टूडेंट है वो फेवरेट बन जाते हैं। ऐसे स्टूडेंट जो टीचर्स पढ़ाई में भी अच्छे होते हैं, या फिर करिकुलम एक्टिविटीज में भी आगे आते हैं। तो कई बार ये होता है कि उस बेसिस पे जो पक्षपात हो जाता है, या फिर कई बच्चे ऐसे होते हैं कि वो स्टडी में इतने अच्छे नहीं होते, कोई दूसरे बच्चे ज्यादा अच्छे होते हैं, लेकिन फिर भी वो स्टूडेंट्स के फेवरेट होते हैं। कुछ उसकी जो एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जिसके कारण वो फेवरेट बन जाते हैं। तो उसी हिसाब से क्या हो सकता है कि जो बायसनेस हो सकती है टीचर के द्वारा, जो इवैल्यूएशन सिस्टम है उसमें गड़बड़ी हो सकती है। तो अध्यापक की जो भूमिका है वो निर्णायक होने के कारण हम उसको चेंज नहीं कर सकते। तो कई ऐसे अध्यापकों द्वारा पक्षपात का जो अंदेशा है वो हमेशा बना रहता है, जिससे कि दूसरे विद्यार्थियों का नुकसान हो सकता है। आगे हम बात करते हैं, ये कॉस्टली मेथड है। कॉस्टली मेथड जो ये खर्चीली विधि है, क्योंकि जो इवैल्यूएशन पैटर्न है कॉम्प्रिहेंसिव एंड जो कंटिन्यूअस है, एक तो एक नई विधि है, दूसरी क्या है ये एक्सपेंसिव है, ये कॉस्टली है। तो इसलिए सभी स्कूलों में से लागू नहीं किया जा सकता। इससे बाकी वैल्यूएशन की बजाय ज्यादा धन खर्च होने की शंका बनी रहती है, क्योंकि ये कंटिन्यूअस रूप में चलता रहता है वैल्यूएशन का पैटर्न। फिर आगे हम बात करते हैं इनएप्रोप्रिएट फॉर द क्राउडेड क्लासरूम। इनएप्रोप्रिएट inappropriate for the crowded classrooms, कि जहां पे ज्यादा विद्यार्थी होते हैं तो ऐसे क्लासेस के लिए ये विधि सही नहीं हो सकती, या इस विधि वहां पे प्रयोग में नहीं ला जा सकती, जिसमें छात्रों की संख्या काफी अधिक होती है, क्योंकि ये कंटिन्यूस रूप में चलता रहता है। तो इतने छात्रों का जो मूल्यांकन है वो कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव रूप से चलने के लिए टीचर्स को जो प्रॉब्लम्स है वो फेस करनी पड़ सकती है। आगे हम बात करते हैं नीड ऑफ मच एनर्जी एंड एफर्ट।
नीड ऑफ मच एनर्जी एंड एफर्ट, इसके लिए ज्यादा एफर्ट्स की जरूरत पड़ती है और ज्यादा जो एनर्जी की जरूरत पड़ती है वो किस लिए, क्योंकि ये कंटिन्यूस रूप में चलती रहती है। तो इसमें जो मूल्यांकन है ये साल भर चलता रहता है और इसमें जो हमारे हर एक पक्ष को, शिक्षा के हर एक पक्ष को काउंट किया जाता है। इसमें तभी अधिक ऊर्जा और शक्ति की जरूरत पड़ती है। वो शैक्षिक पक्ष के साथ साथ जो सह-शैक्षिक पक्ष होता है उसका भी जो इवैल्यूएशन है वो किया जाता है। आगे हम बात करते हैं insecurity among the students, insecurity among the स्टूडेंट्स, क्योंकि ये प्रक्रिया सारा साल चलती है इसलिए स्टूडेंट्स को हमेशा इवैल्यूएशन का खतरा बना रहता है। समय समय पर टेस्ट होते रहते हैं, समय समय पर जो एग्जाम है वो लेते रहते हैं, तो इसलिए छात्र हैं वो जो इनसिक्योरिटी फील करते हैं अपने आप में। आगे हम बात करते हैं इसकी, दिस इज सब्जेक्टिव अप्रोच। ये क्या है? सब्जेक्टिव अप्रोच है। इसको मनोवैज्ञानिक विधि नहीं माना गया, ना ही इसको साइंटिफिक मेथड माना गया है, तो इसको सब्जेक्टिव अप्रोच माना गया है, जिसका माना जाता है कि ये कुछ जो विधि है वो बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं है। बच्चों की इसमें बहुत सारी जो नुकसान है वो हो सकता है क्योंकि ये लगातार चलता रहता है। और दूसरी एक सब्जेक्टिव अप्रोच है। आगे हम बात करते हैं नीड ऑफ प्रॉपर ट्रेनिंग, नीड ऑफ प्रॉपर ट्रेनिंग। इसमें ट्रेंड टीचर की जरूरत पड़ती है। विदाउट जो ट्रेनिंग टीचर होते हैं वो सही रूप में जो इवैल्यूएशन है वो नहीं कर सकते, इसलिए इसको जो प्रॉपर जो ट्रेन टीचर्स होते हैं, जो टीचर्स को समय पर ट्रेनिंग देनी पड़ती है ताकि जो इवैल्यूएशन है वो सही रूप में हो सके। आगे हम बात करते हैं टाइम कंज्यूमिंग मेथड, दिस इज टाइम कंज्यूमिंग मेथड। कंज्यूमिंग मेथड क्योंकि ये सारा साल चलता है, कंटिन्यूस चलता रहता है, तो दिस इज अ टाइम कंज्यूमिंग मेथड। तो कुछ एक्टिविटीज मिस हो जाती हैं इस टाइम कंज्यूमिंग की वजह से, क्योंकि ये सारा साल चलता है। ये व्यापक इवैल्यूएशन है, मूल्यांकन है, जिसमें हर एक पक्ष को, शिक्षा के हर एक पक्ष को काउंट किया जाता है, शैक्षिक पक्ष के साथ साथ सह-शैक्षिक पक्ष को भी। आगे हम बात करते हैं नीड ऑफ नॉलेज अबाउट स्टूडेंट्स बैकग्राउंड, need of knowledge about students background, स्टूडेंट की जो बैकग्राउंड है उसकी भी नॉलेज की जरूरत पड़ती है। इसमें बैकग्राउंड की नॉलेज की जरूरत पड़ती है, जो हर समय हम कह सकते हैं कि पॉसिबल नहीं है कि स्टूडेंट्स की जो बैकग्राउंड है वो इकट्ठी की जाए। जब वो बैकग्राउंड है वो उसकी पृष्ठभूमि की जानकारी ली जाए, तो इस प्रकार उसकी जो बाद में जो उचित मूल्यांकन है वो कभी कभी संभव नहीं हो सकता। आगे हम बात करेंगे इसकी जो ये विधि है, जहां पर इसके बहुत सारे गुण हैं वहां पर इसकी जो बहुत सारी कमियां भी हैं, बहुत सारी जो समस्याएं भी हैं। सबसे ज्यादा इसमें जो एप्रोप्रिएट, इसको इन्वायरमेंट चाहिए होता है मूल्यांकन के लिए, नीड ऑफ एप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट, जो कभी कभी संभव नहीं हो पाता। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पे कंप्लीट हो रहा है, जिसमें हमने अपना इवैल्यूएशन कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन कंप्लीट